नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल पर आपत्तिजनक बयान को लेकर बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा गिरफ्तार। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सोनिया गांधी बीजेपी पर करेंगी काउंटर अटैक, चिंतन शिविर से पहले बुलाई सीडब्ल्यूसी की बैठक। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि साइंस झूठ नहीं बोलता, कोरोना से मौत के आंकड़े पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। चौथी खबर में जिक्र होगा कि सीएम सिटी में खट्टर सरकार के खिलाफ जमकर गरजे किसान। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हेमंत सरकार को अस्थिर करने के लिए भाजपा फैला रही है झारखंड में भ्रम और गठबंधन एकजुटता के साथ मुकाबले को तैयार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अरविंद केजरीवाल पर आपत्तिजनक बयान को लेकर बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा कर लिए गए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। बग्गा के खिलाफ 1 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की गई थी और उस पर भड़काऊ बयान देने, शत्रुता को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी के आरोप को लेकर मामला दर्ज किया गया था। दरअसल बग्गा फिल्म कश्मीर फाइल्स पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर उन पर हमलावर रहे हैं। मार्च महीने में कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री न करने को लेकर सीएम केजरीवाल ने विधानसभा में एक बयान दिया था, जिस पर काफ़ी बवाल मचा। इसी पर बग्गा ने ट्वीट करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसके पहले छत्तीसगढ़ में भी बग्गा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसमें बग्गा पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप था। एफआईआर में बग्गा की टिप्पणियों का उल्लेख है। इसमें 30 मार्च को दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास के बाहर भाजपा युवा मोर्चा के विरोध के दौरान केजरीवाल के खिलाफ की गई टिप्पणियों का भी जिक्र है। भाजपा युवा मोर्चा के नेता ने दावा किया था कि पंजाब पुलिस की एक टीम उन्हें गिरफ्तार करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उनके घर पहुंची थी, लेकिन उनके खिलाफ उन्हें किसी प्राथमिकी की जानकारी नहीं थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस सोनिया गांधी बीजेपी पर करेंगी काउंटर अटैक, चिंतन शिविर से पहले बुलाई सीडब्ल्यूसी की बैठक। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कई राज्यों में हुई तनाव की घटनाओं को लेकर अब बीजेपी और उनके सहयोगी संगठनों पर काउंटर अटैक करने की तैयारी में है। उन्होंने पार्टी मुख्यालय में 9 मई को कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में उदयपुर में होने वाले चिंतन शिविर के कार्यक्रम पर आधिकारिक रूप से मुहर लगाई जाएगी, लेकिन सोनिया गांधी इस दिन एक संदेश जारी कर बीजेपी पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि बीजेपी जहां पर कमजोर होती है वहां तनाव पैदा कर राजनीति करके सत्ता में आना चाहती है। जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो तनाव भी खत्म हो जाता है, जैसा कि यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में हुआ। राजस्थान में जिस तरह से बीजेपी ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा, उसके बाद से कांग्रेस आलाकमान इस तैयारी में है कि बीजेपी और उसके सहयोगी संगठनों को देश के अलग अलग राज्यों की घटनाओं के लिए टारगेट किया जाए। इसलिए सोनिया गांधी अब खुद सामने आकर ये मोर्चा संभालेंगी। बीजेपी राजस्थान के मामले में गहलोत और उनकी सरकार को टारगेट कर रही है। कांग्रेस का मानना है कि पूरा मामला राजस्थान केंद्रित न करके देश के बाकी राज्यों में जो घटनाएं हो रही हैं उसके लिए बीजेपी को घेरा जाए। इसीलिए कांग्रेस महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक पर बीजेपी को घेरना चाहती है। कांग्रेस ने उदयपुर में 13 से 15 मई यानी 3 दिन का चिंतन शिविर बुलाया है और इसमें शामिल होने के लिए नेताओं को आमंत्रण भी भेजा जा चुका है। सभी को 12 मई तक आने के लिए कहा गया है। 3 दिन के इस शिविर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के शामिल होने की उम्मीद है। इस शिविर में 400 से ज्यादा नेता हिस्सा लेंगे। सोनिया गांधी ने चिंतन शिविर के दौरान राजनीतिक और संगठनात्मक महत्व, सामाजिक न्याय, अर्थव्यवस्था, किसानों और युवाओं के मुद्दे पर चर्चा के लिए 6 पैनल भी बनाए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। साइंस झूठ नहीं बोलता, कोरोना से मौत के आंकड़े पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना से भारत में हुई मौत के आंकड़े को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने WHO की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि भारत में कोरोना से 47 लाख भारतीयों की मौत हुई, न कि भारत सरकार के मुताबिक 4.8 लोगों की। राहुल गांधी ने कहा कि साइंस झूठ नहीं बोलता,
इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि दरअसल राहुल गांधी ने WHO की कोरोना से दुनिया भर में मौत को लेकर जारी रिपोर्ट का जिक्र कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि भारत में कोरोना से 47 लाख लोगों की मौत हुई है और केवल 4,80,000 लोगों की नहीं, जो भारत सरकार दावा कर रही है। साइंस झूठ नहीं बोलता, मोदी बोल सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना से जान गंवाने वाले मृतकों के परिवार का सम्मान करें, उन्हें 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देकर सहायता करें। इसी के साथ इस मामले में प्रियंका गांधी ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया कि कोविड त्रासदी के दौरान जब करोड़ों लोग अपने परिजनों के लिए ऑक्सीजन, दवाइयों और हॉस्पिटल बेड की गुहार लगा रहे थे, उस समय सरकार का सारा जोर आंकड़ों की बाजीगरी पर था। देशवासियों को पता लगना चाहिए कि आखिर सच्चाई क्या है। दरअसल WHO ने हाल ही में कोरोना की वजह से हुई मौत को लेकर रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना की वजह से 47 लाख से ज़्यादा लोगों ने जान गंवाई है। वहीं भारत सरकार की ओर से जो डाटा जारी किया गया है उसके मुताबिक जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 तक देश में 4.8 लाख लोगों की मौत हुई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। CM सिटी में खट्टर सरकार के खिलाफ जमकर गरजे किसान। जी हाँ दोस्तों, गेहूं की फसल के लिए मुआवजा देने और बिजली की कटौती के खिलाफ किसानों ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं आपको बता दें कि CM सिटी करनाल में भी किसानों ने जिला सचिवालय पर पहुंचकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने के साथ ही किसानों ने प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने बिजली सप्लाई पूरी देने और गेहूं पर 500 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिए जाने की मांग की है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि झारखंड से आ रही है। हेमंत सोरेन की सरकार को अस्थिर करने के लिए भाजपा भ्रम फैला रही है। गठबंधन एकजुटता के साथ मुकाबले को तैयार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड में कांग्रेस ने अगले 60 दिनों में 30,000 मतदान केंद्रों पर अपने कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करने का निर्णय लिया है और इसके लिए पूरी कोर टीम को लगा दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि 2 दिनों की समीक्षा के क्रम में बहुत ही सकारात्मक प्रयास धरातल पर दिख रहे हैं। गुरुवार को नई दिल्ली वापस लौटने के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में अविनाश पांडे ने एक बार फिर कहा कि केंद्र सरकार अपनी विफलताओं को मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से छिपाने का पूरा प्रयास कर रही है। राज्य की सरकारों को संवैधानिक संस्थाओं की मदद से अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। जहां तक झारखंड में गठबंधन सरकार की बात है तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार ने 5 वर्ष के लिए विश्वास हासिल किया है। पूरा गठबंधन एकजुटता के साथ मुकाबले को तैयार है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भीषण गर्मी झेलने के लिए रहे तैयार। राजस्थान में 7 मई तो दिल्ली यूपी में 8 मई से हीट वेव की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में हीट वेव एक बार फिर जोड़ पकड़ सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि 7 मई से उत्तर पश्चिम भारत में और 8 मई से मध्य भारत में हीट वेव का एक नया दौर शुरू हो सकता है। PTI के मुताबिक विभाग ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके अनुसार 7 मई से 9 मई के बीच राजस्थान में, जबकि 8 मई और 9 मई को दक्षिण हरियाणा, दिल्ली, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में ही हीट वेव की स्थिति बन सकती है। विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक इस उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अप्रैल के महीने 122 वर्षों में सबसे गर्म रहा और पश्चिमी विक्षोभ के कारण कम बारिश होने से इस बार अप्रैल में ज़्यादा गर्मी पड़ी और इस महीने में उत्तर पश्चिम भारत का औसत अधिकतम तापमान 35.9 डिग्री सेल्सियस और मध्य भारत का 37.78 डिग्री सेल्सियस था। वहीं देश के अन्य इलाकों में उच्च तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आज भी 3,500 से अधिक कोरोना मामले, एक्टिव केस 19,000 के पार। जी हाँ दोस्तों, देश में एक बार फिर कोरोना के मामले में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की नवीनतम अपडेट के अनुसार शुक्रवार को सुबह 8 बजे तक भारत में पिछले 24 घंटे में 3545 नए कोविड मामले सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना से 27 लोगों की मौत हुई है। बीते 24 घंटे में 3549 लोग रिकवर हुए हैं। भारत में कोरोना एक्टिव केसों की संख्या 19,000 के पार चली गई है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि वर्तमान आंकड़ा 19,688 का है। देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 4,30,94,938 हो गया है। 27 और लोगों की मौत के साथ मरने वालों की संख्या
5,24,002 हो गई है भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बता दें कि मेजर पुनिया और कपिल मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस मंत्री ने दर्ज कराई है एफआईआर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा नेता कपिल मिश्रा और हरीश खुराना के खिलाफ कांग्रेस नेता ने छत्तीसगढ़ में एफआईआर दर्ज करा दी और राहुल गांधी का वीडियो ट्वीट करने से नाराज छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री टीएस देव सिंह ने मेजर पुनिया, कपिल मिश्रा और हरीश खुराना के खिलाफ जगदलपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री टीएस देव सिंह ने ट्वीट कर कहा कि मैंने जगदलपुर पुलिस स्टेशन में कपिल मिश्रा के खिलाफ राहुल गांधी के विरोध में जानबूझकर अफवाह फैलाने और उनकी छवि खराब करने का ओछा प्रयास करने के लिए एफआईआर दर्ज की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान, बोले गृह मंत्री अमित शाह में दम है तो 7 राज्यों में हुई हिंसा की जांच के लिए बनाए निष्पक्ष कमेटी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में 1 महीने के अंदर करौली और जोधपुर में हिंसा भड़क चुकी है। इसे लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। गुरुवार को उदयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश भर में हुए दंगे को लेकर एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के अंदर अगर दम है तो गृह मंत्रालय की एक कमेटी बनाएं और इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को शामिल करें। ये कमेटी जांच करे कि करौली के बाद देश के 7 राज्यों में दंगे क्यों भड़के और उसकी जड़ क्या था, उसकी भावना क्या थी। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि जांच के बाद किस रूप में दंगे भड़के की योजना और तमाम बातें सामने आ जाएंगी। इसके बाद आगे दंगे होने रुक जाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दोनों उदयपुर में हैं और वो यहाँ 13 से शुरू होने वाले कांग्रेस के चिंतन शिविर की तैयारियों का जायजा लेने बुधवार को आए थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। अखिलेश यादव का बयान, बोले बीमा तक को जो सरकार पूंजीपतियों के हाथों बेच रही है वो देश का भविष्य क्या बनाएगी। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की सरकारी उपक्रमों को बेचने की नीति पर सवाल खड़े किए हैं। गुरुवार को उन्होंने ट्विटर के माध्यम से एक बयान जारी किया जिसमें बीमा कंपनी को बेचने को लेकर सवाल किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लिखा है कि भविष्य की अनिश्चितता व जोखिम से बचाने वाली बीमा तक को जो सरकार पूंजीपतियों के हाथों बेच रही है वो देश का भविष्य क्या बनाएगी। परिवार वाले ही बीमा की जरूरत व सुरक्षा का महत्व समझते हैं। मध्य वर्ग को इस पर गंभीरता से सोचना होगा। भाजपा देश को आर्थिक बदहाली के आपातकाल में ले आई है। अखिलेश यादव ने झांसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मामलों में बीजेपी सरकार पर चुटकी भी ली है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों की यही समस्या है कि उनके मंत्रियों को कई बार उनके शौक के हिसाब से विभाग मिल जाते हैं। अखिलेश ने ये बात तब कही जब ये पूछा गया कि उनसे आबकारी मंत्री ने उनकी तुलना राहुल गांधी से किए जाने के संबंध में पूछा गया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि शिमला में कांग्रेस की रैली। प्रतिभा सिंह बोली, उपचुनावों की तर्ज पर विधानसभा में भी हारेगी भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने गुरुवार को चौड़ा मैदान में आयोजित रैली से चुनावी शंखनाद कर दिया। उन्होंने कहा कि उपचुनावों की तर्ज पर विधानसभा में भी भाजपा को हराना है और नेताओं और कार्यकर्ताओं से अभी से फील्ड में डट जाने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि तब तक चैन से नहीं सोना है जब तक पार्टी को सत्ता में ना ले आए। इसी के साथ प्रतिभा सिंह ने कहा कि देश भर में एकमात्र हिमाचल में ही कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदेश की महिलाओं का सम्मान करते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। नागरिक अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए प्रतिभा सिंह ने कहा कि देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने आम जनता का जीना मुहाल कर दिया है। भाजपा सरकार रोजगार देने में फेल हो चुकी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बंगाल की स्थिति बेहतर, यूपी में न्याय मांगने जाओ तो पीड़ित को बना देते हैं आरोपी। ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी लगातार कानून व्यवस्था को लेकर मुद्दा उठा रही है और वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर पलटवार किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि यूपी में पीड़िता
न्याय मांगने जाती है तो उसके साथ थाने में रेप होता है, और हमारे यहाँ मैं अपने कार्यकर्ताओं पर खुद एक्शन लेती हूँ। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल अन्य राज्यों से बेहतर है। यूपी में आज लड़कियों को इंसाफ दिलाने के लिए जाती हैं लड़कियां तो पीड़ितों को ही आरोपी बना दिया जाता है, लेकिन यहाँ हम ऐसा नहीं करते। मैं अपने लड़कों और लड़कियों को भी नहीं छोड़ती अगर वो दोषी है तो, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो नकली वीडियो प्रसारित करते रहते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि लाउड स्पीकर से जुड़ी आ रही है। लाउड स्पीकर विवाद पर बोले लालू, हनुमान चालीसा पढ़ना है तो मंदिर में जाइए, मस्जिद में क्यों जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लाउड स्पीकर विवाद पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आप मस्जिद में क्यों जा रहे हो, हनुमान चालीसा पढ़ना है तो आप मंदिर में पढ़ो ना भाई। लालू प्रसाद ने इसे बहुत गलत बताते हुए कहा कि ये देश का टुकड़ा करने का प्रयास है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि लाउड स्पीकर विवाद के बहाने देश के लोगों को इरिटेट किया जा रहा है ताकि लोग रिएक्ट करें और दंगा फसाद हो। बता दें कि लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलने के बाद अब हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज कर दिया गया है। फिलहाल वो दिल्ली में बेटी मीसा भारती के घर हैं। उन्होंने खुद बताया है कि वो कुछ दिन दिल्ली में ही रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि एम्स से छुट्टी के बाद आरजेडी सुप्रीमो ने कहा कि मैं अब ठीक हूँ, डॉक्टरों की देखरेख में मुझे डिस्चार्ज किया गया है और एक हफ्ते बाद डॉक्टरों ने फिर बुलाया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसके बाद मैं पटना जाऊंगा। लाउड स्पीकर विवाद पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बीजेपी वाले ऐसे ही देश को बांटने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुफ्त बिजली पर लगाम लगाने की तैयारी में केजरीवाल सरकार, 1 अक्टूबर से लोगों को मिलेगा ये विकल्प। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में 1 अक्टूबर से बिजली पर सब्सिडी स्वैच्छिक होगी। सिर्फ उन्हीं लोगों को सरकार सब्सिडी देगी जो सरकार से इसकी मांग करेंगे। सरकार चुनाव करने का विकल्प सभी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को इसका फैसला लिया गया है। सरकार जल्द ही इस पर लोगों की राय लेगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिजली सब्सिडी योजना को जारी रखने पर भी रजामंदी जारी की है। इस फैसले से दिल्ली के करीब 47.11 लाख बिजली उपभोक्ताओं का उनको फ़ायदा मिलेगा और इसमें घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के साथ किसान, कोर्ट परिसर, वकीलों के चैम्बर और 1984 सिख दंगा पीड़ित भी शामिल हैं। कैबिनेट के फैसले की दिल्ली सचिवालय में मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में बहुत सारे लोगों की बिजली मुफ्त है और इसके लिए सरकार सब्सिडी देती है। इधर बीच बीच में कई लोगों के सुझाव भी आते हैं कि योजना अच्छी है, लेकिन वो निजी तौर पर बिजली बिल देने में सक्षम हैं, इसीलिए उनको मुफ्त में बिजली नहीं लेनी है। इसका इस्तेमाल स्कूल और अस्पताल बनाने में करने की उन लोगों की सलाह है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चलो अयोध्या, राज ठाकरे के बाद सीएम उद्धव ने भी तैयार की योजना, सियासत गरमाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे के बयानों से सियासत गरमाई हुई है। हिंदुत्व के मुद्दे पर राज ठाकरे लगातार शिवसेना पर हमलावर रहे हैं। औरंगाबाद में लाउड स्पीकर को लेकर उनके बयानों पर विवाद अभी भी गरमाया हुआ है। अब शिवसेना भी राज ठाकरे को जवाब देने की तैयारियों में जुट गई है। राज ठाकरे के अयोध्या जाने के ऐलान के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी अयोध्या जाने की तैयारी कर ली है। अयोध्या को लेकर महाराष्ट्र में सियासत गरमा गई है। सूत्रों के मुताबिक राज ठाकरे के 5 जून के अयोध्या के ऐलान के बाद उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे भी अयोध्या जाने के लिए तैयार हैं। आदित्य ठाकरे ने 12 मई की तारीख दी थी, पर कम समय में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर उन्होंने अपने अयोध्या दौरे की तारीख आगे बढ़ा दी है। अब आदित्य ठाकरे मई के अंत में अयोध्या जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी अयोध्या जाने को लेकर विचार कानून व्यवस्था के मुद्दे को गरमाए रखेगी समाजवादी पार्टी। चंदौली जाएंगे अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर बोला है हमला। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था के मुद्दे को निरंतर गरमाए रखेगी और जहां भी बड़ी घटनाएं होंगी वहां पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाएगा। इसमें वरिष्ठ नेताओं के साथ स्थानीय नेता भी शामिल होंगे। प्रतिनिधिमंडल घटनाक्रम पर विस्तार से रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसे सदन में भी रखा जाएगा और इसी रणनीति के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार
बुधवार को ललितपुर पहुंचे और अब वो 9 मई को चंदौली जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद समाजवादी पार्टी ने सक्रियता बढ़ानी शुरू कर दी है और सड़क से सदन तक संघर्ष का दावा करने वाली सपा ने विभिन्न घटनाओं पर अपनी रिपोर्ट बनानी शुरू कर दी है। पार्टी की रणनीति है कि जहां भी घटनाएं हो रही हैं वहां पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिलेगा। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मानना है कि इससे जनता में अपनी उपस्थिति बनी रहेगी और कार्यकर्ताओं को भी एनर्जी मिलेगी और इससे एक तरफ संबंधित क्षेत्र में पार्टी के प्रति सहानुभूति बढ़ेगी तो दूसरी तरफ घटनाक्रम पर प्रतिनिधिमंडल अपनी रिपोर्ट देंगे। इस रिपोर्ट में पुलिस की कार्रवाई, मीडिया रिपोर्ट के तथ्य और परिजनों से बातचीत के तथ्यों को समाहित किया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में बीजेपी से जुड़े लोग ही बिगाड़ रहे हैं माहौल। कांग्रेस ने राज्य के शांत माहौल को खराब करने के लगाए आरोप। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। कांग्रेस ने राज्य के शांत माहौल और गंगा जमुनी तहजीब को छिन्न भिन्न करने का आरोप भाजपा से जुड़े लोगों पर लगाया है। साथ ही बुरहानपुर की एक प्रतिमा को अंग भंग करने के आरोपी का भी भाजपा के नेता से रिश्ता होने का आरोप लगाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और पार्टी के प्रदेश महामंत्री और मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि भाजपा से जुड़े लोग राज्य का माहौल बिगाड़ने में लगे हुए हैं। पूर्व मंत्री ने बीते 2 मई को बुरहानपुर जिले में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि इस घटना को अंजाम देने के लिए सामने आए आरोपी के घृणित चेहरे ने भाजपाई चरित्र को तार-तार कर दिया है। यदि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भाजपा नेता का रिश्तेदार आरोपी नहीं पकड़ा जाता तो सांप्रदायिक हिंसा पनप सकती थी। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।